नमस्कार दोस्तों, मैकेंजी मलिक साहब की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं सुमित मलिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पहली 3 वीडियो में हम कर चुके हैं कंडक्शन, फिन्स और हीट एक्सचेंजर। आज की वीडियो में क्या करेंगे? आज की वीडियो में हम रिवाइज करेंगे रेडिएशंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे कि टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर क्या होती है, या टोटल इमिसिविटी क्या होती है, साथ में मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी क्या होती है। ठीक है, ये सब आई थिंक आपको पता होगा। इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इमिसिविटी होती है वो क्या होती है? टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, इनका रेशियो रहता है, इसको बोलते हैं टोटल एमिसिविटी। जैसे और ऐसे ही ये हो जाएगी हमारी मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी डिवाइडेड बाय मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, अगर ब्लैक बॉडी के केस में बात करेंगे तो ब्लैक बॉडी के केस में ये भी ईबी हो जाएगा, ईबी बाई ईबी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी के केस में दोनों जो वैल्यू हो जाएंगी वो 1 हो जाएंगी। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है ग्रे बॉडी क्या होता है। ठीक है, हम एक टॉपिक पढ़ते हैं ग्रे बॉडी। हमें पता है कि जितनी भी बॉडीज यू कैन से, जितने भी सरफेस होते हैं, उनकी इमिसिविटी, मोनोक्रोमेटिक इमिसिविटी होती है, वो फंक्शन होती है किसका? वेवलेंथ का। वेवलेंथ का फंक्शन होती है। बट इन केस ऑफ ग्रे बॉडी ये ऐसा नहीं होता। ग्रे बॉडी के केस में क्या होता है? जो इमिसिविटी होती है, इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ग्रे बॉडी के केस में ये कांस्टेंट रहेगी, ग्रे बॉडी के केस में इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। ठीक है जी, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा एब्जॉर्प्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी और ट्रांसमिटिविटी क्या होती है। हमें पता है जितनी रेज हमारी इंसिडेंट हुई उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगी, उसको परसेंटेज होगी वो एब्जॉर्प्टिविटी कहलाएगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, उसकी परसेंटेज को रिफ्लेक्टिविटी बोलेंगे, और कुछ यू कैन से ट्रांसमिट हो जाएंगी, अंदर से थ्रू हो जाएंगी, उनको ट्रांसमिटिविटी बोलेंगे। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है? अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें पता ही है 100% जो रेडिएशन है कुछ एब्जॉर्ब होंगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कुछ ट्रांसमिट हो जाएंगी। ठीक है जी, बट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से? कुछ एक स्पेसिफिक केसेस में आपको इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे कि ओपेक बॉडी अगर आपको दे दिया, ओपेक बॉडी के केस में हमें क्या पता है? ओपेक क्या हो गया? जिसके आर पार नहीं दिखेगा, मतलब उसके केस में क्या हो जाएगा? ओपेक है, आर पार नहीं दिखा, मतलब ट्रांसमिटिविटी 0 हो जाएगी, टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी। टाउ की वैल्यू 0 होते ही, ठीक है, ये वैल्यू 0 होते ही अल्फा प्लस रो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर ब्लैक बॉडी के केस में बात करें, हमें क्या पता है कोई बॉडी ब्लैक बॉडी क्यों होती है? जब वो एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 1 होती है, यानी कि सारी की सारी बॉडी एब्जॉर्ब कर ले, सारी की सारी रेज अगर एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसको हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे। ठीक है, और बाकी दोनों वैल्यू जो है, रो है या टाउ है, वो दोनों के दोनों 0 हो जाएंगी। साथ में अगर व्हाइट बॉडी की बात करें, व्हाइट बॉडी क्या होती है? व्हाइट बॉडी वो बॉडी होती है जिसमें सारी की सारी रेज रिफ्लेक्ट कर देगी वो। ठीक है, सारी रेज रिफ्लेक्ट कर देगी, उस केस में अल्फा और टाउ की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ते हैं हम इस केस में। कौन कौन से लॉ पढ़ते हैं? किरचॉफ्स लॉ पढ़ते हैं, प्लैंक्स लॉ पढ़ते हैं, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ते हैं, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ पढ़ते हैं, और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो ये पांचों एक बार देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ की बात करते हैं। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है कि अल्फा इज इक्वल टू टाउ एट थर्मल इक्विलिब्रियम। एट थर्मल इक्विलिब्रियम जो हमारी एब्जॉर्प्टिविटी होगी वो हमारी इमिसिविटी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, प्लैंक्स लॉ क्या कहता है? प्लैंक्स लॉ कहता है टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज ए फंक्शन ऑफ टाउ एंड इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो क्या कहता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ इमिशन जो होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, यानी कि लैम्डा एम वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टी के।
टेम्परेचर के। तो इससे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखनी है, क्या होता है, लैम्डा m इंटू टी इट इज इक्वल टू 2900 म्यू एम के, यानी कि 2900 माइक्रोमीटर केल्विन। ये वैल्यू आपको याद रखनी है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करें प्रिसाइजली इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2898 होती है, बट आपको गेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैल्यू याद रखनी है 2900। ठीक है, उस बेस पे करेंगे, आपके इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे और आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब बात करते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या कहता है कि अगर कोई सरफेस रेडिएशन से इमिट कर रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें जानना है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो क्या होगी, नॉर्मल डायरेक्शन में जितनी इंटेंसिटी है इनटू कोस थीटा। ठीक है, I इज इक्वल टू आई एन कोस थीटा, ये कहता है लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि टोटल हेमिस्फेरिकल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, और हमें क्या पता, जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो उस केस में हमारा जो कांस्टेंट आएगा कौन सा आता है, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 5.67 इंटू 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की 4। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये हो गए 5 लॉ। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, शायद सबसे इंपॉर्टेंट है रेडिएशन वाले चैप्टर में, शेप फैक्टर या व्यू फैक्टर। पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं कि कोई बॉडी किसी के साथ किस टाइप से ओरिएंटेशन में है, कि कितनी रेज उसके ऊपर जाएंगी, वो हमारा होता है शेप फैक्टर या व्यू फैक्टर। ठीक है जी, इस केस में आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है। सबसे पहले कि जब n नंबर ऑफ बॉडीज दे रखी हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक सरफेस ले लेता हूं, यू कैन से 1 2 3 4, मान लो मैंने 1 2 3 4 5, और मैंने मान लिया है कि ना बाहर से सारा इंसुलेटेड है। ठीक है, इस केस में जब इससे रेज निकलेंगी, वो कुछ इस पे भी जाएंगी, कुछ इस पे भी जाएंगी, कुछ इस पे भी जाएंगी, कुछ इस पे भी जाएंगी। ठीक है, रेज जो होंगी वो सब पे जाएंगी, लेकिन इसके ऊपर वापस नहीं आएंगी। तो ऐसे केसेस के लिए समेशन ऑफ एफ एम एन इट विल बी इक्वल टू 1। कैसे, यानी कि अगर बाय द वे बात करें इस केस में, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15 इट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, फ्लैट सरफेस है इसलिए F11 जो है वो 0 होगा इस केस में। और ये फर्स्ट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। सेकंड चीज़ जो है रेसिप्रोसिटी रिलेशन। रेसिप्रोसिटी रिलेशन क्या कहती है, ये किसी भी दो सरफेस के बीच में लगाई जा सकती है। वो कहती क्या है कि A1F12 इट इज इक्वल टू A2F21, यानी कि AMFMN इक्वल टू A2 या फिर ANFNM, ये बोलते हैं रेसिप्रोसिटी रिलेशन। यानी कि ये किसी भी दो सरफेस में लग जाएगी, 2 3 में लगाना चाहें उसमें भी, 3 1 में लगाना चाहें उसमें भी, 1 3 4 में लगाना चाहें उसमें भी, और इस बेसिस पे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपका मैक्सिमम जो कंसेप्ट है वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टोटल हीट इंटरेक्शन या नेट हीट इंटरेक्शन का, किस किस केस में, फ्लैट सरफेस के केस में और सिलेंड्रिकल सरफेस के केस में। फ्लैट अगर है, मान लो हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग 2 फ्लैट सरफेस ले लिए हैं, ठीक है, दोनों का एरिया हमने, ये भी A1 इक्वल टू A2 है इक्वल टू A है, उस केस में हमारा क्या होगा, इससे इसके ऊपर रेडिएशन जितनी जा रही है, इससे इसके ऊपर रेडिएशन जितनी जा रही है, तो नेट, या मान लो एक का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है, उस केस में अगर मान लो T1 इज ग्रेटर देन T2, उस केस में क्या होगा, Q/A नेट जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा T1 रेज़ टू पावर 4 माइनस T2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1/ε1 प्लस 1/ε2 माइनस 1।
ये होगा हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्लैट सरफेस के केस में। जब बात करेंगे सिलेंड्रिकल के केस में, कंसीडर करो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये इसके अंदर दूसरा सिलेंडर है, ठीक है। मैं मान रहा हूं बाहर वाला सिलेंडर जो है इसका बाहर का सरफेस इंसुलेटेड है और अंदर वाले सिलेंडर का अंदर का सरफेस इंसुलेटेड है, यानी कि केवल इसके ऊपर से रेडिएशन इसके ऊपर आ रही है और इसके ऊपर से रेडिएशन इसके ऊपर जा रहे हैं और दोनों इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं, ठीक है। उस केस में मान लो इसका टेम्परेचर T1 है अंदर वाले का और बाहर वाले का T2 है। उस केस में हमारा Q नेट कितना होगा, 1 से 2 पे अगर बात करेंगे तो नेट हीट इंटरेक्शन कितना होगा या नेट हीट ट्रांसफर कितना होगा, वो हो जाएगा हमारा सिग्मा T1⁴ माइनस T2⁴ इंटू A1 डिवाइडेड बाय 1/ε1 प्लस A1/A2 इंटू 1/ε2 माइनस 1, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखनी है, कैसे आई इसके लिए जब हम डिटेल में सब्जेक्ट करेंगे तब कर लेंगे, फिलहाल के लिए आप इनको रिलेशन याद रखो बस, ठीक है। दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं इर्रेडिएशन, एक पढ़ते हैं रेडियोसिटी, ठीक है। इर्रेडिएशन और रेडियोसिटी क्या होती है, इर्रेडिएशन इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होती है रेडियोसिटी, रेडियोसिटी उसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। इर्रेडिएशन क्या होता है, कितनी रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पे पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, उसको वाट पर मीटर स्क्वायर में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये सरफेस है, उसके ऊपर कितनी रेडिएशन आ रही है, ठीक है, वो हो गया इर्रेडिएशन। और रेडियोसिटी ये भी वाट पर मीटर स्क्वायर में ही रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी, इसकी भी यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर रहती है। इस केस में क्या है, हमें पता है कि कोई भी बॉडी जो 0 केल्विन से ऊपर है वो हमेशा रेडिएशन तो इमिट करेगी ही, तो जितनी रेडिएशंस ये इमिट कर रही है प्लस जितनी इंसिडेंट रेडिएशन का पार्ट रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी कि टोटल रेडिएशन इमिटेड बाय द सरफेस या रिफ्लेक्टेड बाय द सरफेस, जितनी ये लीव कर रहा है, टोटल रेडिएशन लीविंग द सरफेस, वो हो जाएगी रेडियोसिटी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये हमारा दोनों चीजें हैं, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, J इज इक्वल टू एप्सिलॉन EB प्लस रो G, ठीक है। कैसे आया कैसे नहीं आया ये चीज अपन बाद में बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल के लिए आपको रिलेशन याद रखनी है। लास्ट चीज हम बात करते हैं रेडिएशन शील्ड का, हम यू कैन से रेडिएशन शील्ड का कंसेप्ट देखते हैं। रेडिएशन शील्ड, उस केस में हम दो चीजें देखते हैं, एक होता है हमारा स्पेस रेजिस्टेंस, एक हमारा होता है सरफेस रेजिस्टेंस। स्पेस रेजिस्टेंस एक हमारा होता है सरफेस रेजिस्टेंस। इस पे दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, वो बता देता हूं दोनों चीजें क्या होंगी। पहली चीज क्या होगी, मान लो फॉर एग्जांपल हमने क्या मान लिया, मैंने दो फ्लैट सरफेस देख लिए, उनके बीच में मैंने दो शील्ड ले ली, एक शील्ड है, ये दो शील्ड है। तो स्पेस रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके और इसके बीच में एक स्पेस, दूसरा इसके इसके बीच में दूसरा स्पेस, इसके इसके बीच में तीसरा स्पेस। जो ये है, यहां पे जितना हमें रेजिस्टेंस हीट ट्रांसफर को मिलेगा उसे बोलेंगे स्पेस रेजिस्टेंस। कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको, ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय A1 F12, जिस भी सरफेस के लिए, फॉर एग्जांपल यहां से यहां के बीच में कर रहे हैं या फिर यहां से यहां के बीच में कर रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे, जो भी दो सरफेस हैं उनका हमारा यहां पे शेप फैक्टर हो जाएगा और एरिया आ जाएगा एक का, ठीक है। इस केस में हम एरिया सबका सेम ले रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय A1 F12, इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे क्या, स्पेस रेजिस्टेंस। और क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन तो आएगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे या फिर या कैलकुलेट करके बताओ, तो वो आप यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि कितने स्पेस रेजिस्टेंस होंगे, तो वो होंगे n+1। n क्या है, नंबर ऑफ शील्ड, नंबर ऑफ शील्ड। फॉर एग्जांपल इस केस में बात करें तो दो सरफेस हैं, तो 1, 2 और 3 जगह पे हमारा स्पेस रेजिस्टेंस होगा, तो 3 जो है
n+1 जो होगा स्पेस रेजिस्टेंस होगा, n में यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 2। सरफेस रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो एक बात बताइए, जितने सरफेस हैं वो भी तो अपने आप में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करेंगे हीट ट्रांसफर को, वो कितना होगा उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसे बोलते हैं सरफेस रेजिस्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 - ε1 डिवाइड बाय ε1 A1, ठीक है, इस टाइप से, या 1 - E ε डिवाइड बाय ε A, ठीक है, उस टाइप से जिस भी सरफेस का निकालना है उसका हम निकाल सकते हैं। और यहां पे अगर देखें तो कौन कौन सा सरफेस वो करेगा रेजिस्टेंस? एक ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा और फिर ये करेगा। तो क्वेश्चन ये दूसरा ये आएगा हमारा, कितने होंगे टोटल सरफेस रेजिस्टेंस? तो उसकी वैल्यू आती है 2n+2, ठीक है। इस केस में अगर बात करें तो हमें पता है, देखो 1 2 3 4 5 6, और यहां से आप अप्रूव भी कर सकते हैं। n की वैल्यू 2 रखो, 2 और 2 4 + 2 6, ठीक है जी। इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगी, ठीक है। लास्ट जो कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं कि विद शील्ड और विदाउट शील्ड में क्या डिफरेंस आता है हीट ट्रांसफर में, ठीक है। हीट ट्रांसफर विद एंड विदाउट शील्ड, विद एंड विदाउट शील्ड क्या डिफरेंस आता है? तो अगर हम बात करें Q/A विद शील्ड, it will be equal to 1/n+1 Q/A without shield, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको n दे दिया है, क्या n दे दिया है, नंबर ऑफ शील्ड है, तो बहुत बार दे देंगे आपको कि 3 शील्ड लगा दी हैं या 4 शील्ड लगा दी हैं, बताइए अब कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है या फिर कितना हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा। तो उस केस में हम निकालें, फॉर एग्जांपल 3 ले लेते हैं इसको, यहां पे n की वैल्यू 3 रखेंगे, ये 3 + 1 4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 यानी कि 25%। तो हमारा जो नेट हीट ट्रांसफर बच जाएगा वो कितना बच जाएगा? पहले के मुकाबले 25% बच जाएगा, यानी कि 75% लॉस हो गया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, कितना लॉस हो गया तो 75%, कितना मिलेगा उसको 25%, तो उस अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। इसमें कंडीशन क्या रहती है कि इमिसिविटी की वैल्यू सब में सेम होनी चाहिए, ठीक है, शील्ड की और सबकी जो सरफेस की इमिसिविटी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। आई थिंक सारे के सारे यू कैन से कंसेप्ट हमारे हो गए हैं और रेडिएशन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। थैंक यू एवरीवन।